आज की इस तेजी से भागती दुनिया में जहां हर तरफ शोर है और शांति एक लक्जरी बन गई है, मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या हम वाकई कुछ पढ़ रहे हैं या बस अपनी नजरों को शब्दों के ऊपर से गुजार रहे हैं। मेरा नाम आर्यन है और मेरी कहानी शायद आपकी भी कहानी हो सकती है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करता हूं, जहां मेरी पूरी जिंदगी नोटिफिकेशंस, पिंग और पिक्सल के इर्द गिर्द घूमती है। एक शाम मैं अपनी बालकनी में बैठा था, हाथ में एक भारी भरकम मास्टरपीस पकड़े हुए, जिसे दुनिया एक महान किताब मानती है। लेकिन सच तो यह था कि पिछले आधे घंटे से मैं एक ही पन्ने पर अटका हुआ था। मेरा हाथ बार बार बेसाख्ता अपने फोन की तरफ जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे उस स्क्रीन की तरफ खींच रहा हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा दिमाग अब छोटे छोटे 30 सेकंड बाइट्स में सोचने का आदी हो चुका है। हम अक्सर खुद को द डम्बेस्ट जनरेशन कहने वालों की बातों को आधा सच मान लेते हैं, ये सोचकर कि शायद हमारी एकाग्रता की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। उस वक्त मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे दिमाग के साथ छेड़खानी कर रहा हो, जैसे मेरी न्यूरल सर्किटरी को कोई दोबारा प्रोग्राम कर रहा हो। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में मैं आपको उसी शाम की एक ऐसी मुलाकात के बारे में बताना चाहता हूं, जिसने पढ़ने के प्रति मेरे पूरे नजरिए को बदल कर रख दिया। उस शाम की बेचैनी मुझे पास के एक पुराने कैफे में ले गई, जिसे लोग द साइलेंट कॉर्नर कहते थे। वहां शोर कम था और किताबों की खुशबू ज्यादा। मैं अपनी उसी मास्टरपीस किताब के साथ एक कोने की मेज पर बैठ गया। मुझे लग रहा था कि इसे पढ़ना मेरा एक कर्तव्य है, एक ऑब्लिगेशन है। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसे खत्म नहीं करूंगा तो मैं एक वेल रेड इंसान नहीं कहलाऊंगा। तभी मेरी नजर सामने वाली मेज पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। उनके पास कोई भारी किताब नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा ई रीडर था, जिसे वो बड़े इत्मीनान से पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी कोई पुराने मित्र से मिलकर महसूस करता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर उस किताब के शब्द तुम्हारे सिर के ऊपर से जा रहे हैं तो उसे जबरदस्ती पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। मैंने थोड़ा झेंपते हुए कहा, सर, यह बहुत जरूरी किताब है। मुझे लगा कि इसे पढ़ना मेरा फर्ज है। उन्होंने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और बोले, पढ़ना कोई सजा नहीं है और नहीं ये कोई सोशल एंड एथिकल हाइजीन है, जिसे हमें अपना चरित्र सुधारने के लिए रोजाना धोना पड़े। उन्होंने अपना नाम जैकब्स बताया। जैकब्स सर का बात करने का अंदाजा बिल्कुल वैसा था जैसे कोई बड़ा भाई या पिता आपको जीवन के गहरे सच बहुत सरलता से समझा रहा हो। उन्होंने बताया कि कैसे हम आज इंफॉर्मेशन अपलोड करने के चक्कर में पढ़ने के असली आनंद को खो चुके हैं। हम किताबों को वैसे ही पढ़ना चाहते हैं जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर का मैनुअल पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, ताकि सारा कंटेंट हमारे दिमाग में स्ट्रिप माइन हो जाए। हम भूल जाते हैं कि पढ़ना एक ह्यूमन डिलाइट है, एक ऐसा अनुभव जो हमें अंदर से खुशी देना चाहिए। उन्होंने मुझे अपनी एक कहानी सुनाई। सालों पहले वो भी इसी ड्यूटी के जाल में फंसे हुए थे। वो हर उस किताब को खत्म करने की कोशिश करते थे जिसे दुनिया ग्रेट कहती थी, भले ही उसमें उनका मन न लगे। लेकिन एक दिन उन्होंने एक किताब पढ़ते हुए पन्ना नंबर 666 पर उसे बंद कर दिया, क्योंकि वो उन्हें कोई खुशी नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा कि उस रात उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें एक बहुत बड़ा उपहार मिला हो, अपने बचे हुए समय का उपहार। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जैकब सर ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, पढ़ने का सबसे बड़ा उसूल है रीड एट विम, यानी अपनी लहर और अपनी पसंद के हिसाब से पढ़ना। उन्होंने समझाया कि विम 2 तरह के होते हैं, एक छोटा विम जो बिना सोचे समझे हमें यहां वहां भटकाता है और हमें बोरियत की तरफ ले जाता है, और दूसरा बड़ा विम जो आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज पर आधारित होता है। ये बड़ा विम हमें बताता है
कि हमें इस वक्त किस चीज की जरूरत है, क्या हमें आनंद देगा। जब हम अपनी पसंद की चीज पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उस कोन ऑफ साइलेंस को बनाने लगता है जहां बाहरी शोर बेअसर हो जाता है। हम अक्सर उन विजिलेंट क्रिटिक्स के दबाव में आ जाते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या पढ़ना वर्चुअस है और क्या पढ़ना समय की बर्बादी। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप हैरी पॉटर को भी पूरी तन्मयता से पढ़ रहे हैं तो आप उस डीप अटेंशन का अभ्यास कर रहे हैं जो आज के दौर में दुर्लभ होता जा रहा है। कैफे की उस मंद रोशनी में जैकब सर ने मुझे उन बच्चों की याद दिलाई जो चादर के अंदर टॉर्च जलाकर किताबें पढ़ते हैं। वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ रहे होते, वो रीडिंग एज इफ फॉर लाइफ के अनुभव में खोए होते हैं। वो उस कहानी में पूरी तरह डूब जाते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे जीते हैं। हम बड़े होते होते उस मासूमियत को खो देते हैं और किताबों को एक चेकलिस्ट की तरह देखने लगते हैं। हम स्पीड रीडिंग के पीछे भागते हैं, ये भूलकर कि कुछ चीजें धीरे धीरे और रुक रुक कर चबाने के लिए होती है। जैसे गाय अपनी जुगाली रूमिनेशियो करती है। अगर हम किसी पन्ने को पढ़कर उस पर दोबारा विचार नहीं कर रहे, उसे अपनी जिंदगी के अनुभवों के साथ जोड़ नहीं रहे, तो हम सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। उस शाम मुझे समझ आया कि मेरी समस्या मेरा सोन नहीं था, बल्कि मेरा यह नजरिया था कि पढ़ना एक टास्क है। जैकब सर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अपनी इन किताबों की लिस्ट को कुछ समय के लिए किनारे रख दो। वो पढ़ो जो तुम्हारा दिल कहे, बिना किसी शर्म के। उन्होंने बताया कि कैसे महान लेखक भी दूसरों की नकल करके नहीं, बल्कि अपनी पसंद का पीछा करते हुए महान बने। जेन ऑस्टन ने वो पढ़ा जिसने उनके दिमाग को शेप किया, न कि वो जो उन्हें शुड रीड की लिस्ट में दिया गया था। जब हम अपनी रुचि का पीछा करते हैं तो हम कुदरती तौर पर अपस्ट्रीम जाने लगते हैं, उन जड़ों की तलाश में जिनसे हमारे पसंदीदा लेखक प्रेरित हुए थे। ये सफर बहुत ही रोमांचक हो सकता है अगर हम इसे अपनी मर्जी से तय करें, न कि किसी 10 ईयर रीडिंग प्लान के दबाव में। जैकब सर की बातों ने मुझे एक ऐसी आजादी का एहसास कराया जिसे मैं शायद सालों पहले भूल चुका था। मैंने उस भारी किताब को बंद किया और कैफे की उस छोटी सी शेल्फ में से एक पुरानी जासूसी कहानी उठा ली। उस रात मैंने पहली बार बिना किसी अपराधबोध, गिल्ट के पढ़ा। ये माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर हमारी इस गहरी चर्चा का सिर्फ शुरुआती पड़ाव है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जैकब सर ने मुझे उस डिजिटल एडिक्शन से लड़ने की असली तकनीक सिखाई और कैसे मैंने अपने लिए वो रीगल गारमेंट्स तैयार किए जिन्हें पहनकर हम महान लेखकों की सभा में प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस कहानी के अगले मोड़ के लिए? उस कैफे की शांति में बैठे हुए जब मैंने वो जासूसी कहानी हाथ में ली तो मुझे लगा जैसे मैं किसी पुरानी दोस्ती को दोबारा जी रहा हूं। वो जादुई एहसास जो बचपन में होता था, जब किताब का हर पन्ना एक नया दरवाजा खोलता था, वो धीरे धीरे वापस लौट रहा था। जैकब सर ने मेरी आंखों में वो चमक देख ली थी और अपनी कॉफी का एक घूंट भरते हुए बोले, देखा आर्यन, जब तुम अपनी पसंद या विम के पीछे जाते हो तो पढ़ना बोझ नहीं बल्कि एक नशा बन जाता है। उन्होंने समझाया कि जिसे हम अक्सर अपनी मर्जी समझते हैं, उसमें और एक गहरे इरादे में बहुत फर्क होता है। एक होता है छोटा विम जो बस एक क्षणिक इच्छा है, जैसे हम सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे एक लिंक से दूसरे लिंक पर कूदते रहते हैं। वो हमें अक्सर बोरियत या फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है। लेकिन असली विम, जिसे हम बड़ा W वाला विम कह सकते हैं, वो हमारे आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज से पैदा होता है। ये वो शक्ति है जो हमें बताती है कि इस वक्त हमारे दिमाग और आत्मा को किस चीज की असली भूख है। जैसे इतिहासकार एडवर्ड गिबन की कहानी ले लो। जब वो 14 साल का था तो उसे बिना किसी खास दिशा के पढ़ने के लिए छोड़ दिया गया था। उसे लगा कि वो बस अपनी ब्लाइंड प्रोपेंसिटी या बिना सोचे समझे की गई पसंद के पीछे भाग रहा है, जिससे वो खुश नहीं था, और उसे लगा
कि उसका वक्त बर्बाद हो रहा है। लेकिन जब उसे सही दिशा मिली, जिसने उसकी अपनी पसंद को नकारा नहीं बल्कि उसे एक नया रास्ता दिखाया, तब वो दुनिया का महान इतिहासकार बना। जैकब सर ने आगे बताया कि जब हम किसी लेखक की शैली या उसकी कहानियों से प्यार करने लगते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उसके जैसा और भी कुछ पढ़ें। लेकिन यहां हम अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। हम डाउनस्ट्रीम जाने लगते हैं, यानी हम उन लेखकों को पढ़ने लगते हैं जो हमारे पसंदीदा लेखक की नकल कर रहे हैं, जो अक्सर उनके फीके साए मियर शैडोज होते हैं। असली रोमांच तो अपस्ट्रीम जाने में है, यानी उन महान कृतियों की तलाश करना जिन्होंने हमारे पसंदीदा लेखक के दिमाग को आकार दिया था। अगर तुम्हें द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया पसंद है तो उन पुरानी गाथाओं को पढ़ो जिन्हें पढ़कर टोल्कियन के रोंगटे खड़े होते थे, जैसे बियोवल्फ या मध्यकालीन आइसलैंड के किस्से। हो सकता है कि ये किताबें आज के जमाने के हिसाब से चुनौतीपूर्ण लगे, क्योंकि इनकी शैली पुरानी है, लेकिन इनका फल बहुत मीठा होता है। ये सफर तुम्हें न सिर्फ उस लेखक के करीब ले जाता है जिससे तुम प्यार करते हो, बल्कि ये तुम्हारे अपने दिमाग की सीमाओं को भी फैलाता है। तभी पास की मेज पर किसी का फोन जोर से बजा और मेरा ध्यान भटक गया। जैकब सर मुस्कुराए और बोले कि एकाग्रता का ये संघर्ष नया नहीं है। उन्होंने मुझे निकोलो मचियावेली के बारे में बताया, जिसका नाम सुनकर हम अक्सर चालाकी और राजनीति के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैकियावेली के जीवन का एक बहुत ही सुंदर पहलू था। जब वो शाम को अपने काम से घर लौटता था तो वो अपने दिन भर के गंदे और कीचड़ लगे कपड़े उतार देता था और रीगल एंड कोर्टली गारमेंट्स यानी अपने सबसे शानदार शाही कपड़े पहन लेता था। ये कोई दिखावा नहीं था, बल्कि उन महान लेखकों और विचारकों के प्रति उसका सम्मान था जिनसे वो किताबों के जरिए मिलने वाला था। वो अपने अध्ययन कक्ष में ऐसे प्रवेश करता था जैसे वो किसी बड़े राजा के दरबार में जा रहा हो, जहां उसे बहुत प्यार से स्वीकार किया जाता था। वहां वो उन प्राचीन पुरुषों से निर्भीक होकर बात करता था, उनसे उनके फैसलों की वजह पूछता था और वो अपनी इंसानियत में उसे जवाब देते थे। मैकियावेली हमें सिखाता है कि पढ़ना कोई या सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाला काम नहीं है। ये एक सक्रिय संवाद है। हमें किताब के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सवाल पूछने चाहिए, उसे चुनौती देनी चाहिए। एक किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो कभी आपकी बातों से नाराज नहीं होती और नहीं चिढ़ती है। वो धैर्य से तुम्हारे हर सवाल का इंतजार करती है और जैसे जैसे तुम गहराई में जाते हो वो अपने राज खोलती जाती है। इसीलिए जैकब सर पेंसिल इन हैंड यानी हाथ में पेंसिल लेकर पढ़ने वाली आदत पर बहुत जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तुम किताब पढ़ते हुए उसके हाशिए, मार्जिन में अपनी उलझन या अपना सवाल लिखते हो तो तुम वास्तव में अपने दिमाग के उस डिस्कम्फर्ट को एक साफ शक्ल दे रहे होते हो। एक साधारण सवालिया निशान भी ये दर्ज करता है कि यहां तुम्हारी सोच का प्रवाह रुका है। यह प्रक्रिया तुम्हें उस पैसिव रिसेप्शन यानी बिना सोचे समझे जानकारी निगलने की आदत से बाहर खींचती है और तुम्हें सक्रिय बनाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अक्सर लोग हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत आसान और तेज लगता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी खामी है। हाइलाइटर इस्तेमाल करते वक्त तुम अपनी सक्रिय प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्सिवनेस खो देते हो। तुम बस पन्नों को चमकीले रंगों से रंगते चले जाते हो बिना ये सोचे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पेंसिल की वो बारीक नोक तुम्हें शब्दों के ज्यादा करीब लाती है और तुम्हें रुकने और सोचने पर मजबूर करती है। पढ़ने की इस गहराई को समझाने के लिए उन्होंने मुझे रूमिनेशो का सिद्धांत बताया, जो मध्यकाल के एक ज्ञानी भिक्षु एबट ह्यूग ऑफ सेंट विक्टर ने दिया था। रूमिनेंट उन जानवरों को कहा जाता है जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय या भेड़। वे पहले खाना निगल लेते हैं और फिर उसे वापस मुंह में लाकर दोबारा चबाते हैं। ह्यू का मानना था कि एक सच्चे पाठक को भी यही करना चाहिए। शब्दों को सिर्फ पढ़कर निगल लेना काफी नहीं है,
उन्हें दिमाग की गहराइयों से वापस बुलाकर उन पर बार बार विचार करना चाहिए, ताकि वे पूरी तरह से हमारे अनुभव का हिस्सा बन सके। ये प्रक्रिया हमें न केवल जानकारी देती है, बल्कि ये हमें धैर्य, पेशेंस, एकाग्रता, कंसंट्रेशन और विनम्रता, ह्यूमिलिटी भी सिखाती है। अगर तुम किसी पन्ने पर अटक जाते हो या किसी कठिन विचार को समझने के लिए उसे बार बार पढ़ते हो, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वास्तव में तुम उस वक्त अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत कर रहे होते हो। हमारी बातचीत के दौरान मैंने जिक्र किया कि आज के गूगल के दौर में क्या हम अपनी इस खोज की शक्ति खोते जा रहे हैं। जैकब सर ने एक दिलचस्प नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर सेरेंडिपिटी के खत्म होने का रोना रोते हैं। सेरेंडिपिटी का मतलब है वो चीज अचानक ढूंढ लेना जिसकी तुम तलाश भी नहीं कर रहे थे। जैसे पुरानी डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया में एक शब्द ढूंढते वक्त आपकी नजर किसी और ही अद्भुत जानकारी पर पड़ जाए। लेकिन इंटरनेट ने इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया है, बल्कि इसे एक नया और विस्तृत रूप दे दिया है। जब तुम अमेज़न पर किसी किताब को देखते हो और नीचे पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट वाले सेक्शन में तुम्हें कोई ऐसी किताब मिलती है जिसका नाम तुमने कभी नहीं सुना था, तो वो भी एक तरह की डिजिटल सेरेंडिपिटी ही है। हमें बस अपनी एक्सीडेंटल सैग्सिटी यानी अचानक मिलने वाली समझदारी को खुला रखना चाहिए। जैकब सर ने अपनी खाली हो चुकी कॉफी की प्याली की तरफ देखते हुए कहा, आर्यन, याद रखना कि असली आजादी किसी लिस्ट को खत्म करने में नहीं, बल्कि इस बात को पहचानने में है कि तुम्हें किसी पल में क्या पढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे खुद भी कभी कभी अपनी बनाई हुई लिस्ट से नफरत करने लगते थे। जैसे ही कोई किताब असाइंड या जरूरी मान ली जाती है, वो तुरंत किसी कड़वी दवा, ब्रोकोली जैसी लगने लगती है। इसके उलट कोई भी ऐसी चीज जो लिस्ट में नहीं है, वो अचानक किसी स्वादिष्ट मीठे हॉट फज संडे जैसी आकर्षक लगने लगती है। उन्होंने अपनी इस सहज विरोध की भावना को कोई दोष नहीं, बल्कि एक उपहार, गिफ्ट माना। ये हमें प्लान की गुलामी से बचाकर विम और सेरेंडिपिटी की दुनिया में ले जाता है। ये एहसास कि हम अपनी किस्मत के खुद मालिक नहीं हैं और नहीं हर चीज हमारे नियंत्रण में है, वास्तव में हमें एक बेहतर पाठक और एक बेहतर इंसान बनाता है। उस शाम कैफे से बाहर निकलते वक्त मेरी जेब में जासूसी कहानी की वो छोटी सी किताब थी और दिमाग में विचारों का एक पूरा समंदर। मुझे समझ आ रहा था कि मैं अब तक किताबों के साथ एक युद्ध लड़ रहा था, उन्हें कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैकब सर ने मुझे सिखाया कि किताबें तो मेहमान की तरह होती हैं, जिनके साथ हमें वक्त बिताना चाहिए, जिनसे हमें इत्मीनान से गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं घर की तरफ चल पड़ा, ये सोचकर कि कल सुबह जब मैं अपनी बालकनी में बैठूंगा तो मेरे हाथ में कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि एक दोस्त होगा। और शायद उस वक्त मैं अपने शाही कपड़े नहीं, लेकिन अपना शाही नजरिया जरूर पहनूंगा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी इस नई मिली आजादी को अपनी डिजिटल लाइफ के साथ संतुलित किया और कैसे पढ़ने की वो खामोशी मेरे जीवन का सबसे मजबूत हिस्सा बनी। क्या आप मेरे साथ इस यात्रा के अगले पड़ाव पर चलने के लिए तैयार हैं? अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मेरा हाथ तकिए के नीचे दबे उस स्मार्टफोन की तरफ बढ़ा। ये एक ऐसी आदत बन चुकी है जिसे हम मसल मेमोरी कहते हैं, बिना सोचे समझे बस स्क्रीन को जगा देना। लेकिन आज कुछ अलग था। मेज पर वो पुरानी जासूसी किताब रखी थी जिसे मैं कल कैफे से लाया था। मैंने फोन को किनारे रखा और उस किताब को उठाया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, 2 मिनट के अंदर ही मेरा दिमाग पिंग की आवाज का इंतजार करने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा ध्यान, अटेंशन, एक चंचल बंदर की तरह है जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना चाहता है। मुझे याद आया कि कैसे हम आज की दुनिया में हाइपरटेंशन के शिकार हो गए हैं। ये वो अवस्था है जहां हमारा दिमाग एक साथ 10 चीजों पर नजर रखना चाहता है, लेकिन किसी एक चीज में गहराई तक नहीं उतर पाता।
मुझे लगा कि शायद मेरा दिमाग अब रिवायर हो चुका है, जैसे कि निकोलस कार ने अपनी मशहूर चिंताओं में जाहिर किया था कि इंटरनेट हमारी गहराई से सोचने की शक्ति को छीन रहा है। इसी उधेड़बुन में मैं घर के पास वाले पार्क में टहलने निकल गया। वहां एक बेंच पर वही पुराने जैकब सर बैठे थे, जो सुबह की गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे थे। मैंने उनके पास जाकर अपनी ये परेशानी बताई। मैंने कहा, सर, मैं चाहकर भी उस डीप अटेंशन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जिसकी आप बात कर रहे थे। मेरा दिमाग बार बार भटक जाता है। उन्होंने मेरी बात बड़े गौर से सुनी और फिर बोले, आर्यन, ये मत सोचो कि तुम अब कभी गहराई से नहीं पढ़ पाओगे। हमारा दिमाग बहुत ही लचीला, प्लास्टिक होता है। अगर इसने भटकना सीखा है तो ये दोबारा टिकना भी सीख सकता है। समस्या ये नहीं है कि तकनीक बुरी है, समस्या ये है कि हमने अपने ध्यान की आर्किटेक्चर यानी बनावट पर ध्यान देना छोड़ दिया है। जैकब सर ने मुझे समझाया कि पुराने जमाने में जब लोग पढ़ते थे तो उनके पास शोर मचाने वाले यंत्र नहीं थे, लेकिन आज हमें खुद अपना क्वाइट रूम या अपनी आर्किटेक्चर ऑफ अटेंशन बनानी पड़ती है। उन्होंने एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सोचो तुम एक पुराने जमाने के किसी शाही दरबार में जा रहे हो। क्या तुम वहां हाथ में अपना फोन लेकर बार बार नोटिफिकेशंस देखते हुए राजा से बात करोगे? नहीं ना, तुम वहां पूरी गरिमा और एकाग्रता के साथ जाओगे। वैसे ही जब तुम किसी महान लेखक की किताब खोलते हो तो तुम वास्तव में उसके दिमाग के दरबार में प्रवेश कर रहे होते हो। इसके लिए तुम्हें अपने आसपास का माहौल वैसा ही रीगल और शांत बनाना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रेशमी कपड़े पहनने हैं, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें अपने डिजिटल उपकरणों को एग्जाइल यानी देश निकाला देना होगा, कम से कम उस 1 घंटे के लिए। उन्होंने आगे बताया कि पढ़ना केवल एक एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिस है। जैसे कोई एथलीट रोजाना कसरत करता है ताकि उसकी मांसपेशियां मजबूत हो, वैसे ही एक पाठक को भी अपनी अटेंशन मसल को रोजाना ट्रेन करना पड़ता है। उन्होंने मुझे स्टिलनेस यानी स्थिरता का महत्व समझाया। जब हम एक जगह स्थिर होकर बैठते हैं तो शुरू के 10-15 मिनट हमारा दिमाग विद्रोह करता है। वो हमें याद दिलाता है कि शायद किसी ने हमें ईमेल किया होगा या ट्विटर पर कोई बहस चल रही होगी। लेकिन अगर हम उस फ्रिक्शन या रगड़ को पार कर लें तो हम उस जोन में पहुंच जाते हैं जहां शब्द हमारे अंदर एक फिल्म की तरह चलने लगते हैं। इसे ही जैकब सर किनेटिक रीडिंग के मुकाबले डीप रीडिंग कहते हैं। किनेटिक वो है जहां हम बस तेजी से जानकारी बटोरने के लिए पढ़ते हैं, और डीप वो है जहां हम उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पार्क में टहलते हुए उन्होंने मुझे लिनियर रीडिंग के बारे में एक बहुत ही गहरी बात कही। आज के दौर में हम नॉन लिनियर पढ़ने के आदी हो गए हैं। यहां से एक लिंक पकड़ा, वहां से एक पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन एक अच्छी किताब हमें एक पाथ यानी रास्ते पर ले जाती है जिसे लेखक ने बहुत मेहनत से बनाया है। उस रास्ते पर लेखक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही असली बुद्धिमानी है। जैकब सर ने कहा, आर्यन, कभी कभी हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम दूसरों को बता सके कि हमने ये किताब पढ़ी है। इसे रीडिंग फॉर स्टेटस कहते हैं। लेकिन जब तुम अपनी खुशी के लिए पढ़ते हो तो तुम्हें इस बात का डर नहीं होता कि तुम कितनी धीरे पढ़ रहे हो या तुमने कितनी किताबें खत्म की। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मोंटेन जैसे महान विचारक भी बहुत लेजी रीडर थे। वो वही पढ़ते थे जो उन्हें आनंद देता था, और अगर कोई किताब उन्हें बोर करती थी तो वो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ देते थे। उनकी इन बातों ने मेरे अंदर के उस गिल्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया जो मुझे तब होता था जब मैं कोई भारी भरकम क्लासिक किताब पूरी नहीं कर पाता था। जैकब सर ने एक और मजेदार बात कही, री रीडिंग यानी उसी किताब को दोबारा पढ़ना जिसे आप पहले पढ़ चुके हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो बात खत्म हो गई, लेकिन एक अच्छी किताब को दोबारा पढ़ना वैसा ही है जैसे किसी पुराने दोस्त से सालों बाद मिलना। आप वही इंसान नहीं रहते जो आप पहली बार पढ़ते वक्त थे।
आपके अनुभव बदल चुके होते हैं, आपकी समझ बढ़ चुकी होती है। इसलिए जब आप वही शब्द दोबारा पढ़ते हैं तो आपको उनमें से नए अर्थ, मीनिंग्स मिलते हैं। ये रीरीडिंग हमें वो सुकून और गहराई देती है जो आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में कहीं खो गई है। जैकब सर ने मेरी जासूसी किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे पढ़ना तुम्हारे लिए मेंटल एक्सरसाइज नहीं बल्कि मेंटल वेकेशन होना चाहिए। जब तुम इसमें डूबोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। तुम उस लेखक की आंखों से दुनिया को देख रहे हो, उसके अनुभवों को जी रहे हो। ये सहानुभूति, एम्पैथी पैदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कहानियां हमें दूसरों के जूतों में पैर रखकर चलना सिखाती है। ये हमें अपने छोटे से ईगो से बाहर निकालती है और एक बड़ी दुनिया का एहसास कराती है। उस दिन पार्क से लौटते समय मुझे महसूस हुआ कि पढ़ना कोई एकांत का काम नहीं है, बल्कि ये एक सोशल एक्ट भी है। जैकब सर ने रीडिंग विद अदर्स के बारे में भी बात की थी। जब हम किसी के साथ मिलकर एक ही किताब पढ़ते हैं या उस पर चर्चा करते हैं तो वो अनुभव और भी गहरा हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी खूबसूरत नजारे को अकेले देखें और फिर उसे किसी अपने के साथ साझा करें। वो साझा की गई खुशी उस नजारे को और भी यादगार बना देती है। मुझे समझ आया कि माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के जरिए मैं भी तो यही कर रहा हूं। मैं उन विचारों को आपके साथ साझा कर रहा हूं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, मैंने अपने कमरे की लाइट जलाई, अपना फोन दूसरे कमरे में रखा और उस जासूसी किताब के साथ बिस्तर पर लेट गया। इस बार मैंने कोई टाइमर नहीं लगाया, नहीं ये सोचा कि मुझे कितने पन्ने खत्म करने हैं। मैंने बस पढ़ना शुरू किया। शुरू में थोड़ा भटकाव हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे उस जासूस की पदचाप सुनाई देने लगी। उस पुराने शहर की गूंज महसूस होने लगी जहां वो कहानी घट रही थी। मैं उस आर्किटेक्चर ऑफ अटेंशन के अंदर था जिसे मैंने खुद बनाया था। उस रात मैंने जाना कि प्लेजर ऑफ रीडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ढूंढना पड़ता है, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हमें खुद के अंदर जगह देनी पड़ती है। इस सफर के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने उन विजिलेंट क्रिटिक्स यानी उन आलोचकों से निपटना सीखा जो हमारे दिमाग के अंदर बैठकर हमें जज करते रहते हैं, और कैसे मैंने अपनी रीडिंग लाइफ को एक नई दिशा दी। क्या आप भी अपने अंदर की उस शांति को महसूस कर पा रहे हैं? अगले कुछ दिन मेरे लिए एक अजीब सी कशमकश भरे थे। एक तरफ वो आजादी थी जो मुझे जैकब सर की बातों से मिली थी, और दूसरी तरफ मेरे अंदर बैठा वो विजिलेंट क्रिटिक था, वो सतर्क आलोचक जो हर वक्त मुझ पर नजर रखता था। जानते हैं ये आलोचक कौन है? ये वो आवाज है जो हमारे सिर के अंदर तब गूंजती है जब हम किसी हल्की या आसान किताब का आनंद ले रहे होते हैं। वो आवाज हमसे कहती है, अरे आर्यन, तुम ये क्या पढ़ रहे हो? तुम्हें तो वो मोटी वाली फिलॉसफी की किताब पढ़नी चाहिए थी। क्या तुम अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे? ये आलोचक सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं होता, बल्कि आज के दौर में ये सोशल मीडिया पर गुडरीड्स की सूचियों और बुकस्टाग्राम के सुंदर फोटोज के रूप में भी मौजूद है। हम अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, या फिर ये सोचकर पढ़ते हैं कि हमें अपनी इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग बनाए रखनी है। एक दिन मैं शहर की मुख्य लाइब्रेरी में खड़ा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची अलमारियां थी और हजारों किताबें मुझे घूर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी परीक्षा हॉल में खड़ा हूं, जहां मुझे हर किताब के सामने खुद को साबित करना है। मुझे वो बोझ महसूस हो रहा था जिसे जैकब सर द हैवी बर्डन ऑफ द ग्रेट बुक्स कहते थे। मैं वहां खड़ा होकर एक पुरानी धूल भरी क्लासिक किताब को देख रहा था जिसे पढ़ना मुझे हमेशा से एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता था। तभी अचानक पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, किताबें तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुमसे दोस्ती करने के लिए होती है। आर्यन। जैकब सर वहां खड़े एक छोटी सी कविता की किताब पलट रहे थे। मैंने अपनी उलझन उनके सामने रख दी।
मैंने कहा, सर, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी पसंद बहुत लोबरों है। मुझे वो कहानियां पसंद आती है जिनमें बस मजा आए, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं कभी गंभीर पाठक नहीं बन पाऊंगा। जैकब सर ने लाइब्रेरी की एक बेंच की तरफ इशारा किया और हम वहां बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखों से चश्मा हटाते हुए कहा, आर्यन, ये जो डर है ना, यही पढ़ने के असली आनंद का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अक्सर इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग के बीच का फर्क भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने बहुत सारी भारी किताबें पढ़ ली तो हम बहुत समझदार हो जाएंगे, लेकिन समझदारी अंडरस्टैंडिंग पन्नों की संख्या से नहीं, बल्कि उस जुड़ाव, एंगेजमेंट से आती है जो तुम किताब के साथ बनाते हो। उन्होंने मुझे एक बहुत ही काम की बात बताई, जिसे उन्होंने समर्स's रूल कहा था। उन्होंने बताया कि किसी ने एक बार कहा था, रीड वॉट यू लाइक अंटिल यू लाइक टू रीड, यानी तब तक वो पढ़ो जो तुम्हें पसंद है, जब तक कि तुम्हें पढ़ने की आदत और उससे प्यार न हो जाए। हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हम शुरुआत ही उन चीजों से करते हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, शुड रीड, और नतीजा ये होता है कि हम बीच में ही हार मान लेते हैं और फिर कभी किताब को हाथ नहीं लगाते। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई कॉमिक बुक या कोई सस्पेंस थ्रिलर पढ़कर सुकून मिलता है तो उसे पढ़ो, क्योंकि वह पढ़ते वक्त तुम अपने ध्यान, अटेंशन को ट्रेन कर रहे हो। तुम उस डीप अटेंशन के राज्य में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम दुनिया को भूल जाते हो। और एक बार जब तुम इस एकाग्रता के आदी हो जाते हो तो मुश्किल किताबें भी धीरे धीरे आसान लगने लगती है। वह विजिलेंट क्रिटिक जो तुम्हारे अंदर बैठा है, वो दरअसल एक डरा हुआ बच्चा है जो बस समाज की नजरों में सही दिखना चाहता है। उसे शांत करो और अपनी सहज बुद्धि, इंट्यूशन पर भरोसा करो। जैकब सर ने लाइब्रेरी की उन हजारों किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें किताबों को एक लिनियर लैडर, यानी एक सीढ़ी की तरह नहीं देखना चाहिए कि पहले ये पढ़ो, फिर वो, और फिर महान बन जाओ, बल्कि किताबें एक लैंडस्केप की तरह है, एक बड़े जंगल या एक सुंदर बगीचे की तरह जहां तुम कहीं भी घूम सकते हो। तुम जहां भी जाओगे तुम्हें कुछ नया मिलेगा। उन्होंने मुझे C.S. लेविस का एक विचार याद दिलाया। लुईस का मानना था कि एक बुरे पाठक और अच्छे पाठक में फर्क ये नहीं है कि वे क्या पढ़ते हैं, बल्कि ये है कि वे कैसे पढ़ते हैं। एक बुरा पाठक किताब को बस एक इस्तेमाल की चीज, यूज की तरह देखता है। वो उसे बस खत्म करना चाहता है ताकि वो किसी और काम पर जा सके। लेकिन एक अच्छा पाठक किताब को रिसीव करता है, यानी वह उसे अपने अंदर जगह देता है, वो उसे महसूस करता है, वो उसके साथ समय बिताता है। जब तुम किसी कहानी में डूबते हो तो तुम वास्तव में उसे उपयोग नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम उसमें निवास कर रहे होते हो। बातचीत के दौरान मैंने जैकब सर से अपनी उस आदत के बारे में पूछा कि कैसे मैं डिजिटल दुनिया में भटक जाता हूं। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही, दी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आज हमारे पास इतनी ज्यादा चॉइस है कि हम तय ही नहीं कर पाते कि क्या पढ़ना है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत बड़े बुफे में जाएं और इतने सारे पकवान देखकर आपको भूख ही न लगे। इंटरनेट हमें यह भ्रम देता है कि सब कुछ हमारे पहुंच में है, लेकिन हकीकत में हम उस समंदर की सतह पर ही तैरते रहते हैं। जैकब सर ने मुझे स्क्रीन रीडिंग और डीप रीडिंग के फर्क को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि स्क्रीन पर पढ़ना अक्सर स्किमिंग होता है, हम बस जरूरी जानकारी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कागज पर पढ़ना या किसी ऐसे डिवाइस पर पढ़ना जो इंटरनेट से जुड़ा ना हो, हमें एक अलग मानसिक शांति देता है। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि अगर मैं ई रीडर का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे उसके सारे नोटिफिकेशंस बंद कर देने चाहिए। वो डिवाइस सिर्फ और सिर्फ शब्दों के लिए होना चाहिए, न कि ईमेल्स या फेसबुक के लिए। उस दिन मुझे एक और गहरा सच पता चला। जैकब सर ने कहा, आर्यन, पढ़ना एक मोरल एक्ट नहीं है, ये एक एस्थेटिक एक्ट है। इसका मतलब यह है
कि हमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हम अच्छे इंसान बन जाएं, बल्कि इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमें दुनिया की खूबसूरती और उसकी जटिलताओं को महसूस करने के काबिल बनाता है। उन्होंने मुझे उन लोगों से सावधान रहने को कहा जो पढ़ने को एक करिकुलम बना देते हैं। जीवन कोई स्कूल नहीं है जहां आपको हर साल एक नया ग्रेड पार करना है। जीवन एक अनुभव है और किताबें उस अनुभव को गहरा करने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोग ग्रेट बुक्स की लिस्ट लेकर दूसरों पर रोब झाड़ते हैं, लेकिन वास्तव में वे उन किताबों के साथ कभी जिए ही नहीं होते। वे बस उन किताबों के नाम जानते हैं, उनके विचारों की आत्मा को नहीं। लाइब्रेरी की वो शाम ढलने को थी। खिड़की से आती धूप की आखिरी किरणें उन पुरानी किताबों पर पड़ रही थी। मुझे लगा जैसे वे किताबें अब मुझे डरा नहीं रही थी, बल्कि मुझे दावत दे रही थी। जैकब सर ने अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली और बोले, आर्यन, अपनी इस यात्रा में एक और चीज जोड़ लो। अपनी एक कॉमन प्लेस बुक बनाओ। ये एक ऐसी डायरी होती है जहां तुम उन वाक्यों, उन विचारों या उन शब्दों को लिखते हो जिन्होंने तुम्हारे दिल को छुआ हो। ये तुम्हारी अपनी निजी लाइब्रेरी होगी जहां तुम जब चाहो वापस जा सकते हो और उन यादों को ताजा कर सकते हो। ये डायरी तुम्हें उस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाएगी और तुम्हें ये याद दिलाएगी कि वास्तव में तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। उन्होंने मुझे अपनी डायरी के कुछ पन्ने दिखाए जिनमें सालों के अनुभव, कविताएं और छोटे छोटे स्केच बने हुए थे। वो डायरी जैकब सर की आत्मा का आईना लग रही थी। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला तो हवा में एक ताजगी थी। मेरा वह विजिलेंट क्रिटिक अब थोड़ा शांत था। मुझे समझ आ गया था कि मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आज वो जासूसी कहानी पढ़ना चाहता हूं तो मैं उसे पूरी शिद्दत से पढ़ूंगा। अगर मैं कल किसी गंभीर विषय पर जाना चाहता हूं तो वो मेरा बड़ा विम होगा, किसी का दबाव नहीं। मैंने ठान लिया था कि अब से मेरी पढ़ने की मेज पर सिर्फ वही किताबें होंगी जिनसे मेरा दिल बात करना चाहता है। जैकब सर की बातों ने मुझे न सिर्फ एक बेहतर पाठक बनाया था, बल्कि मुझे खुद को स्वीकार करने की हिम्मत भी दी थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में हम अब उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां हम अपनी इन सीखी हुई बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारेंगे। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने घर के एक छोटे से कोने को अपना सीक्रेट स्पेस बनाया और कैसे उस स्पेस ने मेरे काम, मेरे रिश्तों और मेरी सोचने की क्षमता को पूरी तरह बदल दिया। क्या आप भी अपने अंदर उस छोटे से कोने की तलाश कर रहे हैं जहां सिर्फ आप और आपकी पसंदीदा किताबें हों? इस कहानी का अगला हिस्सा और भी गहरा और सुकून भरा होने वाला है। उस लाइब्रेरी वाली शाम के बाद मेरे अंदर एक ठहराव सा आ गया था। मैंने तय किया कि अब मुझे अपने घर में एक ऐसी जगह बनानी है जिसे मैं अपना सीक्रेट स्पेस कह सकूं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में मैं अक्सर सोचता था कि क्या सच में किसी जगह का हमारी मानसिक स्थिति पर इतना बड़ा असर हो सकता है। मैंने अपने कमरे के उस कोने को साफ किया जहां अब तक सिर्फ फालतू के कागजात और पुराने गैजेट्स पड़े रहते थे। मैंने वहां एक आरामदायक कुर्सी रखी और पास में एक छोटी सी मेज जिस पर सिर्फ मेरी वर्तमान किताब और मेरी वो कॉमन प्लेस बुक रहती थी। जैकब्स सर ने एक बार कहा था कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी अंदरूनी दुनिया का आईना होती है। अगर आपके आसपास बेतरतीब शोर और बिखराव है तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे। उस कोने में बैठते ही मुझे एक अजीब सी आजादी महसूस होने लगी। वहां न तो मेरे लैपटॉप का शोर था और न ही फोन की वो नीली रोशनी जो मेरी नींद और सुकून दोनों को चुरा लेती थी। एक रात जब मैं अपनी उस जासूसी किताब के आखिरी कुछ पन्ने पढ़ रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मैं अब पन्नों को गिन नहीं रहा था। मुझे परवाह नहीं थी कि कितने बज रहे हैं या कल सुबह कितनी जल्दी उठना है। मैं उस कहानी के अंदर वास इनहैबिटिंग कर रहा था। तभी मुझे जैकब सर की वो बात याद आई कि हमें किताबों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें
एक्सपीरियंस करना चाहिए। हम अक्सर किताबों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम किसी फास्ट फूड को देखते हैं, जल्दी से खत्म करो और अगले पर बढ़ो। लेकिन उस रात मुझे समझ आया कि असली प्लेजर तो उस धीमेपन में है, उस इंतजार में है जो एक पन्ने से दूसरे पन्ने के बीच होता है। मैंने अपनी डायरी निकाली और उसमें वो एहसास लिखा। मुझे लगा जैसे मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ एक संवाद कर रहा हूं। अगले दिन जब मैं जैकब सर से मिला तो मैंने उनसे एक बड़ा सवाल पूछा। मैंने कहा, सर, क्या डिजिटल युग में हम अपनी याददाश्त खोते जा रहे हैं? अब तो सब कुछ गूगल पर है, तो फिर इन किताबों के वाक्यों को याद रखने की क्या जरूरत है? जैकब सर धीरे से मुस्कुराए और बोले, आर्यन, याद रखना और इंटरनलाइज करने में बहुत फर्क है। गूगल तुम्हें जानकारी, इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन वो तुम्हें वह विजडम या समझ नहीं दे सकता जो किसी महान विचार के साथ हफ्तों बिताने से आती है। उन्होंने मुझे किंडल और पेपर की उस बहस के बारे में बताया जो आज हर जगह चलती है। उन्होंने कहा कि माध्यम, मीडियम, चाहे जो भी हो, जरूरी यह है कि वो तुम्हें डीप रीडिंग की अनुमति दे रहा है या नहीं। अगर तुम्हारा ई रीडर तुम्हें बार बार नोटिफिकेशन से टोक रहा है तो वो कागज की किताब से कहीं कमतर है। लेकिन अगर तुम उस डिवाइस का इस्तेमाल वैसे ही कर रहे हो जैसे एक पुराने जमाने का विद्वान अपनी पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट का करता था, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने मुझे एक बहुत ही मजेदार टर्म बताया, द रिपब्लिक ऑफ लेटर्स। पुराने जमाने में विद्वान एक दूसरे को लंबे पत्र लिखते थे, अपनी किताबों के हाशिए में टिप्पणियां छोड़ते थे और एक दूसरे के विचारों से टकराते थे। पढ़ना कभी भी एक अकेले का काम नहीं था, यह हमेशा से एक सोशल कॉन्वर्सेशन था। आज हम सोशल मीडिया पर तो है, लेकिन उस रिपब्लिक ऑफ लेटर्स से दूर हो गए हैं। हम बस लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, लेकिन हम उस विचार के साथ बैठते नहीं हैं। जैकब सर ने मुझे सुझाव दिया कि मैं जो पढ़ता हूं उस पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा करूं, या कम से कम अपनी डायरी में उस लेखक से सवाल पूछूं। सोचो कि वो लेखक तुम्हारे सामने बैठा है, उन्होंने कहा, और तुम उससे पूछ रहे हो कि उसने ऐसा क्यों लिखा। यही वो तरीका है जिससे तुम एक कंज्यूमर से पार्टिसिपेंट बन जाते हो। उस दिन मुझे एक और गहरा सच पता चला, जिसे जैकब सर फ्रोनेसिस या व्यावहारिक बुद्धिमानी कहते थे। उन्होंने समझाया कि पढ़ना हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि ये हमें बेहतर निर्णय लेना सिखाता है। जब हम फिक्शन पढ़ते हैं तो हम हजारों अलग अलग स्थितियों और किरदारों के दिमाग में घुसते हैं। हम उनके दुखों, उनकी खुशियों और उनकी गलतियों को महसूस करते हैं। ये एम्पैथी का सबसे बड़ा स्कूल है। उन्होंने एक पुराने लेखक का उदाहरण दिया जिसने कहा था कि वो इसलिए पढ़ता है ताकि उसे पता चल सके कि वो अकेला नहीं है। आज के इस डिजिटल एज में जहां हम हजारों लोगों से जुड़े होने के बावजूद खुद को अकेला महसूस करते हैं, किताबें हमें एक ऐसी संगति, कंपनी प्रदान करती हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। जैकब सर ने एक और बात पर बहुत जोर दिया, साइलेंस। उन्होंने कहा कि आज के दौर में नॉइज या शोर सिर्फ कानों का नहीं है, बल्कि आंखों और दिमाग का भी है। हम हर वक्त किसी न किसी इनपुट से घिरे रहते हैं। पढ़ना हमें उस सेक्रेड साइलेंस में ले जाता है जहां हम खुद की आवाज सुन सकते हैं। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं दिन में कम से कम 15 मिनट बिना किसी किताब के, बिना किसी फोन के सिर्फ चुपचाप बैठूं और उन विचारों को अपने अंदर बसने दूं जो मैंने दिन भर में पढ़े हैं। ये वैसा ही है जैसे आप किसी अच्छे खाने के बाद उसे पचने का समय देते हैं। अगर आप सिर्फ खाते रहेंगे और पचाएंगे नहीं, तो वो आपके लिए जहर बन जाएगा। हमारी बातचीत अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी का हर हिस्सा इस रीडिंग हैबिट से प्रभावित हो रहा है। मेरे ऑफिस में मेरे सहकर्मी मुझसे पूछने लगे थे कि मैं इतना शांत और केंद्रित कैसे रहने लगा हूं। मैंने उन्हें बताया कि मैंने बस अटेंशन की कीमत समझ ली है। जैकब सर ने मुझे लिनियर और नॉन लिनियर
समय के बारे में भी बताया था। ऑफिस का काम लिनियर है, एक के बाद एक डेडलाइन, लेकिन पढ़ना नॉन लिनियर है, जहां आप सदियों पुरानी बातों को आज के पल में महसूस कर सकते हैं। यह आपको समय के दबाव से आजाद कर देता है। एक शाम मैंने अपनी कॉमनप्लेस बुक खोली और उसमें पिछले एक महीने के विचार देखे। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब वही आर्यन नहीं रहा जो पन्ने पलटने के लिए छटपटाता था। अब मैं एक एक शब्द का स्वाद ले रहा था। मुझे वो जासूसी कहानी अब सिर्फ एक टाइम पास नहीं लग रही थी, बल्कि वो मुझे इंसानी फितरत के बारे में वो सब सिखा रही थी जो शायद कोई भारी भरकम साइकोलॉजी की किताब नहीं सिखा पाती। जैकब्स सर ने ठीक ही कहा था कि विम या अपनी पसंद का पीछा करना हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां हम कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा। शहर की लाइटें चमक रही थी, लोग अभी भी भाग रहे थे, लेकिन मेरे उस छोटे से कोने में एक अजीब सी शांति थी। मुझे लगा जैसे मैंने उस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के समंदर के बीच एक छोटा सा टापू बना लिया है। जैकब्स सर की बातों ने मुझे वो नक्शा दे दिया था जिससे मैं इस समंदर को पार कर सकता था। लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे अभी ये सीखना था कि कैसे मैं अपनी इस नई मिली समझ को दुनिया के सामने रखूं, बिना किसी अहंकार के और बिना किसी दिखावे के। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर का अगला और आखिरी हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जैकब सर ने मुझे द आर्ट ऑफ एंडिंग सिखाया, कैसे एक किताब को बंद करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे खोलना, और कैसे पढ़ने का ये आनंद हमारे पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। क्या आप मेरे साथ इस यात्रा के उस आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर चलने के लिए तैयार हैं, जहां पढ़ना और जीना एक ही बात बन जाते हैं? आज की इस सुबह में एक अलग ही ठहराव था। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर धीरे धीरे जाग रहा था। लोग अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में जुटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरे कमरे के उस छोटे से सेक्रेट स्पेस में समय जैसे थम गया था। मुझे याद आया कि कैसे कुछ हफ्तों पहले तक मैं भी उसी बेतहाशा दौर का हिस्सा था, जहां हर नोटिफिकेशन एक इमरजेंसी लगती थी और हर अनपढ़ी किताब एक अधूरा टास्क। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस लंबी यात्रा में मैंने न केवल किताबों को नए सिरे से देखना सीखा, बल्कि अपनी ही जिंदगी के उलझे हुए धागों को सुलझाना शुरू किया। उस जासूसी कहानी का आखिरी पन्ना पलटते हुए मुझे वो प्लेजर महसूस हुआ जिसे मैं सालों से इंफॉर्मेशन के मलबे में ढूंढ रहा था। वो मजा किसी लक्ष्य को हासिल करने का नहीं था, बल्कि उस सफर का था जहां मैं और वो लेखक एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि आज जैकब सर से मेरी आखिरी मुलाकात होने वाली थी। वो कैफे जिसे मैं अब अपना दूसरा घर मानने लगा था, आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था। जैकब सर अपनी वही पुरानी मेज पर बैठे थे। उनके सामने एक डायरी खुली थी और हाथ में वही चिरपरिचित पेंसिल थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर वो सुकून भरी मुस्कान तैर गई जो किसी को भी ये एहसास दिला दे कि सब कुछ ठीक है। तो आर्यन, उन्होंने अपनी डायरी बंद करते हुए कहा, क्या तुम्हें वो जवाब मिल गया जिसकी तलाश में तुम यहां आए थे? मैंने अपनी वो जासूसी किताब मेज पर रखी और कहा, सर, मुझे जवाब तो नहीं मिला, लेकिन शायद मैंने सवाल पूछना सीख लिया है। अब मुझे इस बात का डर नहीं लगता कि मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरी रूह तक पहुंच रहा है। जैकब सर ने एक बहुत ही गहरी बात कही जो मुझे हमेशा याद रहेगी। उन्होंने कहा कि पढ़ना दरअसल एक रिहर्सल है, अपनी रूह को और गहरा और विशाल बनाने का अभ्यास। हम अक्सर सोचते हैं कि किताबें खत्म करने से हम महान बन जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि किताबें हमें खत्म नहीं करनी होती, उन्हें हमें अपने अंदर बसने देना होता है। उन्होंने मुझे द आर्ट ऑफ एंडिंग के बारे में बताया। जब हम किसी किताब को बंद करते हैं तो वो सफर वहां खत्म नहीं होता,
अगर उस किताब ने आपके सोचने के तरीके में जरा सा भी बदलाव किया है, अगर उसने आपको दुनिया को किसी और की नजरों से देखना सिखाया है, तो वो किताब अब आपके डीएनए का हिस्सा बन चुकी है। आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, भले ही आप उसके पात्रों के नाम या उसकी तारीखें भूल जाएं। ये वो इंटरनलाइजेशन है जिसे आज का गूगल कभी नहीं छीन सकता। बातचीत के दौरान मैंने उनसे अपने उस पुराने डर के बारे में पूछा, वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और एल्गोरिदम वाली दुनिया। जैकब सर ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हुए कहा, आर्यन, ये एल्गोरिदम हमें सिर्फ वह दिखाता है जो हम पहले से जानते हैं या पसंद करते हैं। ये हमें हमारे कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। लेकिन एक अच्छी किताब जो अचानक तुम्हारे हाथ लग जाए, वो उस एल्गोरिदम को तोड़ देती है। वो तुम्हें वो अनुभव देती है जिसे तुमने कभी ढूंढा ही नहीं था। इसे ही तो हम सेरेंडिपिटीज कहते हैं। वो खुशी जो अचानक और बिना किसी प्लान के मिलती है। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी तुम अपनी इस एक्सीडेंटल सैक्सिटी को जिंदा रख सकते हो। बस तुम्हें थोड़ा सा साहसी, ब्रेव होना होगा और उन रास्तों पर चलना होगा जहां कोई जीपीएस नहीं है। उन्होंने मुझे कॉमनप्लेस बुक की अहमियत एक बार फिर याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ये डायरी सिर्फ वाक्यों का संग्रह नहीं है, ये तुम्हारी अपनी पर्सनल बाइबल है। जब तुम सालों बाद इसे पलटोगे तो तुम्हें वो आर्यन नजर आएगा जो आज यहां बैठा है। तुम्हें अपनी ग्रोथ का एहसास होगा। उन्होंने मुझे अपनी डायरी का एक आखिरी पन्ना दिखाया जिस पर लिखा था, द गोल इज नॉट टू बी अ वेल रेड पर्सन बट अ पर्सन हु फाइंड्स डीप डिलाइट इन रीडिंग। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे सिर से आखिरी बोझ भी उतर गया हो। हम अक्सर स्टेटस रीडिंग के चक्कर में अपनी मासूमियत खो देते हैं। हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब हम खुद को प्रभावित करना बंद कर देते हैं और बस उस पल में जीना सीख लेते हैं। जैकब सर ने मेरी उस जासूसी किताब की तरफ इशारा किया और बोले, आर्यन, अब जब तुम यहां से जाओगे तो शायद तुम्हें फिर से वही शोर सुनाई देगा, वही नोटिफिकेशंस, वही ईमेल्स, वही अधूरी लिस्ट। लेकिन याद रखना, तुम्हारे अंदर अब एक साइलेंट रूम है। तुम जब चाहो उस कमरे में वापस जा सकते हो। तुम्हें बस एक किताब खोलनी है और अपने उस विम को आवाज देनी है। वो विम तुम्हें कभी रास्ता नहीं भटकने देगा। उन्होंने अपनी पेंसिल अपनी जेब में रखी और उठ खड़े हुए। जाओ आर्यन, और अब सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि जीना भी उसी डीप अटेंशन के साथ शुरू करो, क्योंकि जिंदगी भी तो आखिर एक ही बार पढ़ी जाने वाली सबसे बड़ी किताब है। उनके जाने के बाद मैं काफी देर तक वहीं बैठा रहा। कैफे की वो मंद रोशनी और कॉफी की खुशबू अब मुझे कुछ नया कह रही थी। मैंने अपना फोन निकाला, लेकिन उसे चेक करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपनी जेब के सबसे गहरे कोने में रखने के लिए। मुझे समझ आ गया था कि एकाग्रता, कंसंट्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जबरदस्ती हासिल करते हैं। ये तो उस प्रेम का नतीजा है जो हम किसी विचार या किसी कहानी के साथ साझा करते हैं। मैंने अपनी मेज पर रखी वो जासूसी किताब उठाई और महसूस किया कि अब उसका वजन मुझे भारी नहीं लग रहा था। वो अब एक हिस्सा थी मेरे सफर का। घर लौटते समय मैंने पार्क में खेलते हुए उन बच्चों को देखा। वे अपनी ही दुनिया में मग्न थे, बिना किसी फिक्र के। जैकब्स सर ने ठीक ही कहा था, हमें उसी बचपने को वापस लाना है। हमें फिर से वो पाठक बनना है जो चादर के अंदर टॉर्च जलाकर कहानी पढ़ता था। इसलिए नहीं कि उसे स्कूल में ग्रेड चाहिए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे उस कहानी के बिना नींद नहीं आती थी। वो जिज्ञासा, वो कौतूहल ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है इस एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन में। मैंने तय कर लिया था कि अब से मैं अपनी लाइब्रेरी को सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि उन पलों से भरूंगा जिन्होंने मुझे रुकने और सोचने पर मजबूर किया। जैसे जैसे शाम की लाली आसमान में फैल रही थी, मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ये उस शांति जैसा था जो किसी तूफान के बाद आती है। मेरे अंदर का वह विजिलेंट क्रिटिक अब पूरी तरह सो चुका था। मुझे अब किसी को साबित नहीं करना था कि मैं एक इंटेलेक्चुअल हूं।
मैं बस एक ऐसा इंसान था जिसे शब्दों से प्यार था, जिसे खामोशी से प्यार था और जिसे अपनी ही कंपनी में रहना आ गया था। जैकब सर की वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, रीड एट विम। और मेरा विम मुझे अब एक ऐसी दिशा में ले जा रहा था जहां ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक एहसास था। आज जब मैं अपनी इस कहानी को आपके साथ साझा कर रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी अपने अंदर की उस आवाज को सुनने का साहस मिलेगा। हम अक्सर दूसरों की आवाजों के शोर में अपनी खुद की पसंद को दबा देते हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी रीडिंग लाइफ सिर्फ आपकी है। उसे किसी एल्गोरिदम या किसी लिस्ट को मत छीनने दीजिए। अपनी पसंद की वो किताब उठाइए जो सालों से आपकी अलमारी के किसी कोने में दबी पड़ी है और उसे एक मौका दीजिए। क्या पता वो आपको कहाँ ले जाए? क्या पता वो आपको आपसे ही मिलवा दे? माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस पूरी यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। ये सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं था, ये हमारे बारे में था, हमारी एकाग्रता के बारे में, हमारे आनंद के बारे में और हमारी उस खोई हुई शांति को वापस पाने के बारे में। मुझे यकीन है कि जब आप अपनी अगली किताब खोलेंगे तो आप उसे सिर्फ पन्ने पलटने के लिए नहीं बल्कि उस लेखक के साथ एक चाय की प्याली पर बात करने के लिए खोलेंगे। उस रीगल गारमेंट को पहनिए, उस साइलेंट कॉर्नर को ढूंढिए और खो जाइए उस जादुई दुनिया में जो सिर्फ आपका इंतजार कर रही है। अब मेरी ओर से बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, किसी और एहसास के साथ। तब तक अपनी उस विम का हाथ थामे रखिए और पढ़ते रहिए, जीते रहिए। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर को आज मैं यही विराम देता हूं, एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। नमस्ते।